जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, AK क्लासेस हनुमानगढ़ से। और रीट के इस बैच में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का हमने टॉपिक गति जो है शुरू कर रखा है। गति में मुख्यतः आपने दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, औसत चाल, औसत वेग, गति के समीकरण, इन टॉपिक्स पे फोकस कर लिया है। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज गति के इस टॉपिक को हम यहाँ फिनिश कर देंगे। ठीक है। पिछली क्लासेस में जो भी आपने क्वेश्चंस किए, जो भी आपने अपने रिस्पांस दिए, बहुत अच्छे रहे और आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें, अपने टॉपिक्स के साथ रेगुलर बने रहें। बहुत इजी है फिजिक्स, डेली लाइफ के साथ अटैच करते रहें। जब आप फिजिक्स को डेली लाइफ से मैच करते हैं तो यूँ लगता है कि जी आपने साइंस में जैसे आप लोग घुस गए हैं, अच्छे से डूब गए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। तो इससे पहले हमने गति के समीकरण पढ़े, बड़े इंटरेस्टिंग थे तीनों समीकरण। याद करने के तरीके आपको पहले बता दिए थे। पहली समीकरण थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरणें हमने पहले पढ़ ली थी। अच्छा, अब गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कोई वस्तु गति करेगी तो दो तरीके से करेगी। या तो कोई वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे या किसी वस्तु को नीचे छोड़ेंगे। सिंपल सी चीज। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा और नीचे छोड़ेंगे तो क्या होगा। ऊपर से नीचे ऐसे फेंकना नहीं, वस्तु को ऊपर से नीचे सिर्फ छोड़ना है। ठीक है। तो यहां दो टाइप की गतियां हम देखते हैं। एक तो ऊपर की ओर होने वाली गति, ठीक है, और एक नीचे की ओर गति। ऊपर की ओर गति और नीचे की ओर गति। तो जब कोई वस्तु आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो याद रखें, ऊपर की ओर गति में प्रारंभिक वेग शून्य रहेगा या प्रारंभिक वेग की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। यार वो कट करना यार। ऊपर की ओर जब आप कोई वस्तु फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ ना कुछ मान रहेगा प्रारंभिक वेग का। और त्वरण जो लगेगा, त्वरण वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन लगना है तो उस त्वरण की वैल्यू हम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर रखेंगे, g की वैल्यू। अब ये g क्या है? ये होता है गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचने के लिए लगाती है, जितने त्वरण से हमें खींचती है। इस g की वैल्यू रहती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखें। जनरली इसको लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लगभग 10 के आसपास है इसीलिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही रखेंगे आप। अच्छा, तो आपको u कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। a की वैल्यू आपको g यूज करनी है, लेकिन बॉल ऊपर की ओर फेंक रहे हो आप और g लगता है नीचे की ओर, तो a की वैल्यू आप माइनस में लगाएंगे, माइनस का g अप्लाई करेंगे। अच्छा, दूरी जो आएगी, तो अगर फर्श पर चलते हैं, सड़क पर चलते तब तो हम दूरी s लिखते थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो जो दूरी आप लिखते थे उसको हम ऊंचाई से बदल देंगे। यहां दूरी की जगह ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, समय तो समय के सापेक्ष जो t रहता है वही रहेगा। तो हम ये करेंगे कि जी इन सब मानों को जब आप रखेंगे, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अंतिम वेग जो आप v लिखेंगे, अंतिम वेग वो 0 लेंगे। ठीक है, अंतिम वेग की वैल्यू शून्य रहेगी। जब कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे से ऊपर जाते जाते उसका वेग धीरे धीरे घटता है। घटता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी खींच रही है। वेग उसका घटते 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 बिल्कुल जब ऊपर पहुंच जाती है तो वो रुक जाती है, स्थिर मानी जाती है एक क्षण के लिए, ताकि उसको नीचे आना है। अब तो पहले तो वेग ऊपर की दिशा में था, जब यहां स्थिर होगी तब नीचे चलना शुरू होगी। तो इस दिशा में अंतिम वेग जो माना जाएगा, ऊपर वाला वेग, वो हमेशा शून्य माना जाएगा। तो अब आपको क्या काम करना है? ये सारे मान उठा के इस समीकरण में रख दो। ठीक है, इस समीकरण में पुट कर दो तो हम देखते हैं नई समीकरणें बनेंगी। तो इसको हम नए पेज पे देखते हैं, ध्यान दें। ऊपर की ओर गति पढ़ रहे हैं हम। ऊपर की ओर गति में वही तीन समीकरण है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अप्लाई करें, आपको v तो 0 रखना था, a की वैल्यू -g रखनी थी, s की जगह h रखना था, t तो t रहेगा और u आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, रखें। तो आप देखते हैं समीकरण क्या बनेगी। ये 0 बराबर u प्लस की जगह यहाँ वैल्यू माइनस आनी है, ठीक है, यहाँ वैल्यू माइनस की मिलेगी आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ u माइनस जी टी, तो u बराबर कितना आ गया जी टी, ठीक है। अब क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिए, u क्या था, वापस से रिवाइज करें। u क्या था, प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय, s दूरी और वापस वही सारी पांचों बातें, ओके। तो ऊपर की ओर अगर किसी वस्तु को फेंक रहे हो तो u का मान निकाल सकते हो आप g और t के गुणनफल से, बस सीधा सा हिसाब। अच्छा, दूसरी समीकरण में लगाओ, दूसरी समीकरण बनेगी h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर वैल्यू बता सकते हो आप, ओके। तो ये वैल्यू आई आपके पास। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो फिर अप्लाई करो, और फिर भी अगर चेंज करना है, कुछ और वैल्यू चेंज करनी है, तो u की वैल्यू रखो जरा। u की वैल्यू कितनी थी, जी टी, और यहां फिर एक t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो आप देखें जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये पूरा जी टी स्क्वायर है, ये आधा जी टी स्क्वायर है, पूरे में से आधा घटाओगे क्या बचेगा भैया, तो आधा जी टी स्क्वायर बचेगा। तो ऊंचाई बता सकते हो आप कि बॉल कितना ऊपर जाएगी। जैसे मान लो मैंने एक बॉल फेंक दी 20 मीटर पर सेकंड से, और मैं कह देता हूं जी 5 सेकंड में ऊपर पहुंच गई। अब देखो 5 सेकंड में पहुंच रही है, तो आप यहाँ h जी की वैल्यू लगाओ, t की वैल्यू लगाओ। g कितना है, लगभग 10, t कितना है, 5 सेकंड के हिसाब से स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 × 10/2, ये बन गया 125। इसका मतलब मैं बता सकता हूं कि मेरी बॉल 5 सेकंड में ऊपर 125 मीटर हाइट पर होगी, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कोई पत्थर कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं आप, ओके। नाउ तीसरी समीकरण और बनाएं, तो तीसरी समीकरण भी बना के देखें भैया। ये तो हमारी बेसिक समीकरण है। तीसरी समीकरण में v क्या लेना है, 0, ये रहा v की बात हमने पहले की, 0, ये 0 रहेगा। u आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है -2gh, तो आप देखें u स्क्वायर बराबर 2gh, तो h की वैल्यू फिर बता सकते हैं u स्क्वायर ओवर 2g से। तो अगर सारी वैल्यूज आप पुट करके देखेंगे तो h का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है। क्वेश्चन में जो मान दिए हों उसके हिसाब से वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, रिजल्ट सेम आएगा। आप यहाँ u की वैल्यू ये वाली रख के देखो जरा, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हो सकता है आपको लगे कि जी हमने कुछ ज़्यादा ही फॉर्मूले पढ़ लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा टफ है नहीं। देखो अब नई चीज़ पढ़ेंगे ना तो जो है थोड़ा सा जोर तो आएगा, ठीक है। जो दवाइयाँ असर करती हैं ना वो ज़्यादातर कड़वी होती हैं। करेला सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन करेला गुणकारी है, इसलिए जो है जो चीज़ें असर करेंगी वो थोड़ी सी कड़वी तो होंगी, उसको जो है बियर करने की आदत डालो। इतना टफ नहीं है, 2-3 बार वीडियोस देख लेना, याद हो जाएगा, बड़ा इजी है। तो हमने ऊपर की ओर गति पढ़ ली। अब ऊपर की ओर गति में आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है। अब इन 3 फॉर्मूलों से जो भी आपको कंसेप्ट दिया जाए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बस ये होना चाहिए कि वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है कि नहीं कर रही है, ये पहचानना आना चाहिए। बस अगर ये पहचानना अगर आपको आ गया तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना, उसके अलावा चाहे जो क्वेश्चन अप्लाई कर लो, सब इजी है, ठीक है। वस्तु कहाँ गति करनी चाहिए, ऊपर की ओर। अच्छा, वापस आते हैं नीचे की ओर गति में। नीचे की ओर गति में हमें अप्लाई तो वही फॉर्मूले करने हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिक हैं। v = u + at, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हमें यही अप्लाई करने हैं, लेकिन नीचे की ओर गति में क्या चेंज रहेगा ये थोड़ा सा ध्यान दें।
नीचे की ओर गति। अब जब कोई वस्तु नीचे की ओर आती है ना, तो उसको फेंका ऊपर से ही गया था, याद रखो, छोड़ा गया था ना ऊपर से। तो जो वस्तु को हमने नीचे से ऊपर फेंका था तो उसका वेग घटते 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 यहां ऊपर शून्य हो गया था। अंतिम वेग शून्य था, जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो प्रारंभिक वेग शून्य माना जाएगा। शुरुआत तो उसी बिंदु से हो रही है। तो पिछली केस में अंतिम वेग शून्य था, वहां पर हमें प्रारंभिक वेग क्या मान के चलना है? शून्य। ध्यान रखें, क्वेश्चन में ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यही आएगा कि किसी ऊंचाई से वस्तु गिराई जाती है या छोड़ी जाती है। तो वस्तु गिराई जाए या छोड़ी जाए तो u की वैल्यू 0 ही रखनी है। त्वरण नीचे की ओर है तो a बराबर प्लस का g ही यूज करेंगे, t की जगह t ही यूज करेंगे और s की जगह वापस हाइट यूज करेंगे। v की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। u को 0 रखना है तो वापस से वो समीकरण अप्लाई करो और देखो क्या बनता है। तीनों समीकरण लगाएं, u की वैल्यू 0 रखनी है भैया, तो v बराबर gt। पहले वाले में u बराबर gt बन रहा था। अच्छा, नेक्स्ट s की जगह h बराबर ये u शून्य हो गया है 1/2 gt स्क्वायर। तो इसका मतलब हाइट फिर वही आ रही है h बराबर gt स्क्वायर। पिछले वाले में भी h बराबर gt स्क्वायर आया था। तीसरी इक्वेशन वापस से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर फिर 0 2gh। तो h की वैल्यू क्या बनी? इस बार h की वैल्यू v स्क्वायर ओवर 2g बन गई। पिछले केस में क्या था? तो h बराबर u स्क्वायर ओवर 2g था। आपको फिर वही तीन फॉर्मूले फिर मिल गए, आपको ये तीन फॉर्मूले वापस याद रख लेने हैं, ठीक है। और मेरा तो मानो, मेरा अगर कंसेप्ट फॉलो करो तो डेरिवेशन बनाना ही सीख लो, ये बातें याद रखो, अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा चाहे जैसे अप्लाई करें। अब देखो कंसेप्ट देखो जरा, दोनों स्क्रीन्स को एक साथ चला के देखना। नीचे की ओर गति में ये फॉर्मूला बना, ऊपर की ओर गति में फॉर्मूला बना। क्वेश्चन पूछा गया कि एक वस्तु को, या एग्जाम के कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक लोहे की बॉल को और एक कागज के टुकड़े को, दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है जमीन पे। कौन जमीन पे पहले पहुंचेगा? तो ऊपर से नीचे गिरते टाइम नीचे पहुंचने में समय का अगर रोल है तो समय, ऊपर से नीचे आते टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो समय का अगर रोल है तो समय का रोल यहां है भैया। लेकिन v तो अंतिम वेग है, ये तो तब हमें कैलकुलेट करना है जब बॉल नीचे टच कर चुकी है। तो इस फॉर्मूले को तो हम यूज करेंगे नहीं। बचाइए, ये हाइट पर है, तो अगर हमें ये दे दिया कि बॉल और पेपर को कितनी हाइट से फेंक रहे हो, तब तो भैया ये समय लगा दो, ये फॉर्मूला लगा लो, चला लो। अदरवाइज आप ये लगा लो, लेकिन v हमें फिर पता नहीं लगेगा। तो आपको ये पूछा हुआ है t कितने समय में कौन पहले पहुंचेगा। हाइट आपको दी हुई है, मान लो आपने 20 मीटर की हाइट से एक बॉल और एक पेपर को छोड़ दिया और नीचे आ रहे हैं, तो यहां फॉर्मूले में सबसे पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन जो आपको दिया होगा वो दिया होगा लोहे की बॉल पहले पहुंचेगी, जो कि गलत होगा। कंपटीशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कुछ बच्चे पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं और कुछ के कंपटीशंस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारी तरह, है ना। तो कंपटीशन के कॉन्सेप्ट में आप एक बात फोकस रखें, जब कभी आप ए ऑप्शन लगाते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, क्योंकि ए ऑप्शन वाले बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चा गलती तो यहाँ करेगा ही करेगा, उसको पहले ही ए लगा दो, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे ज़्यादातर आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन का ऑप्शन अगर ए लगा रहे हैं आप, तो उस क्वेश्चन को 1-2 बार फिर पढ़ लें। हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो मिस कर दी है। ओके, तो यहां ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये कहा जाता है कि जी लोहे की बॉल पहले गिरेगी या पेपर पहले गिरेगा, तो इस फॉर्मूले में कहीं भी द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, इसमें कहीं m का यूज नहीं हुआ, तो हमें m की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो द्रव्यमान पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। रिजल्ट ये रहेगा कि लोहे की बॉल और कागज दोनों जमीन पर एक साथ आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एग्जाम में कभी भी आए ऊपर से नीचे की ओर गति में, तो लोहे की बॉल और कागज दोनों एक साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि टी के फॉर्मूले में कहीं m आ रहा है, क्या द्रव्यमान आ रहा है, कहीं द्रव्यमान का फॉर्मूला वैल्यू नहीं आ रही। ओके, अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉल को नीचे से ऊपर जाने में 5 मिनट लगते या 5 सेकंड लगते हैं, तो ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा? तो वापस से पिछला, जब हमने नीचे से ऊपर की ओर गति पढ़ी थी, ऊपर की ओर गति में टी का फॉर्मूला निकालना जरा। वहां आपने एच का फॉर्मूला यही बनाया था, हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब टी का फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से,
तो टी बनेगा √2h/g। और यहां क्या बन रहा है, यहां पे भी सेम रिलेशन, यहां पे भी बना के देखो, √2h/g बनेगा। टी की वैल्यू कितनी आ रही है, √2h/g। इसका मतलब फॉर्मूला दोनों सेम है। इसका मतलब ये कि बॉल को जितने समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है, तो समय भी दोनों क्या रहेंगे, बराबर। ये नहीं कहें कि नीचे से ऊपर जो जाएगी वो धीरे जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी तो जल्दी जाएगी, नहीं। 5 सेकंड ऊपर जाने में लग रहे हैं तो 5 सेकंड ही नीचे आने में लगेंगे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 क्वेश्चन है कंपटीशन में बड़े उलझा के दिए जाते हैं, ठीक है, और बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है। तो फिजिक्स में कंफ्यूज होने वाला मैटर ही नहीं है कुछ, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो कोई भी चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो द्रव्यमान वाला कंसेप्ट याद रखें कि कभी भी कितनी भी कोई 2 भारी चीजें 2 हल्की चीजें किसी को भी गिरा दो, दोनों जमीन पे एक साथ ही आएंगे। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कहें जी हम करके देखते हैं, तब तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो कंसेप्ट बताया जा रहा है ना आपको, इसमें वायुमंडल नहीं बताया हमने। इसमें हमने ये नहीं कहा कि नीचे से वायु जो है वो प्रतिरोध लगा रही है, हवा उसको रोक रही है। जब आप प्रैक्टिकली करके देखते हो तो आप देखते हो कि जी वो लोहे का बॉल जो है वो पहले ही गिरता है, कागज बाद में गिरता है। क्यों? क्योंकि नीचे से हवा उसको रोक रही होती है। बॉल को कम रोक पाती है तो बॉल जल्दी गिर जाती है, कागज को ज्यादा रोक पाती है तो कागज उड़ता हुआ रहता है। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम में पूछा जा रहा है तो यहां हमने वायु को एग्जिस्ट नहीं किया, हमने वायु की बात नहीं की। जब वायु की बात नहीं की तो दोनों वस्तुएं जब निर्वात में एक साथ छोड़ी जाएंगी, खाली जगह में जहां हवा नहीं है, तो वो दोनों एक साथ आएंगी। जैसे चंद्रमा पर छोड़ी जाए, अगर कह दिया जाए कि चंद्रमा पर दोनों वस्तुओं को एक साथ छोड़ रहे हैं, कौन जमीन पर पहले आएगा, तो दोनों एक साथ पहले आएंगी। ये बात एक साथ ही आएंगी दोनों। ओके, ये चीज थोड़ी सी याद रखें। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भैया। नेक्स्ट है आपेक्षिक वेग। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, छोटी सी चीज। आपेक्षिक वेग का मतलब यह है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, इंग्लिश टर्म है रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग का मतलब यह है कि एक दूसरे के सापेक्ष कैलकुलेशन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, 2 ट्रेनें हैं और आप इस ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, इस ट्रेन में बैठे हो और यहां इस ट्रेन के अंदर के किसी पैसेंजर को देख रहे हो, ठीक है, इस ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को देख रहे हो। तो दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं, आप देख पा रहे हो एक दूसरे को। अब दोनों ट्रेनें चलनी शुरू हुई, दोनों साथ साथ चल रही हैं, बराबर चल रही हैं। ये भी ट्रेन 30 की स्पीड में चल रही है, ये भी 30 की स्पीड में चल रही है। तो जो तुम दोनों का इस वाले पैसेंजर का इस वाले पैसेंजर के साथ जो आई कांटेक्ट था या जो दोनों में गैप था वो समान रहेगा कि नहीं रहेगा? चाहे ऐसे 30 चलते हुए दोनों ट्रेनें जो है 100 किलोमीटर चली जाएं, लेकिन ये दोनों बराबर चल रही हैं। इस व्यक्ति को वो दूसरा व्यक्ति उसी जगह पे दिखाई देगा, समान दूरी पर एक जैसा दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो यहां इन दोनों में आपस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वो कह रहा है जी ये मेरे लिए तो स्थिर है, अरे साथ वाली ट्रेन तो चली नहीं, ये रुकी हुई है। चलने का पता तब लगेगा जब वो इधर उधर देखेगा, बाहर देखेगा। जब इधर उधर देखेगा तब पता लगेगा जी ये ट्रेन चल तो रही है लेकिन उसके सापेक्ष नहीं चल रही है, ठीक है। यहां हम सापेक्षता का कंसेप्ट लगाते हैं, इसलिए वर्ड क्या जाती है, आपेक्षिक वेग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप जो है रेस लगा रहे हैं और वो रेस लगा रहे हैं जो है 20 मीटर पर सेकंड, या बाइक पर भाग रहे हैं, बाइक पर रेस लगा रहे हैं आप। आपकी बाइक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आपकी बाइक चल रही है। आपके पीछे आपका दोस्त आ रहा है, उसकी बाइक जो है इतनी तेज नहीं भाग पाती और उसकी बाइक चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इन दोनों में अंतर क्या है? 50 वाला ये कहेगा कि वो जो आगे भाग रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज चल रहा है, मेरे से आगे चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे चल रहा है। लेकिन 60 वाला आदमी ये कहेगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे वाला आदमी मुझसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे से पीछे चल रहा है, धीरे चल रहा है। और इसमें धीरे में, पीछे में, आगे में, तेज में, यहां बोलने में, बात में फर्क पड़ गया। ये फर्क जो है ये आपेक्षिक वेग बताता है, ठीक है। तो आपेक्षिक वेग कैसे निकालते हैं?
मान लो एक वस्तु है A और इसका वेग है VA, ठीक है, और एक वस्तु है B, इसका वेग है VB, ठीक है। नाउ वस्तु B का A के सापेक्ष वेग वस्तु VBA, अगर ये निकालना है तो हम कर देंगे VB माइनस VA, VB माइनस VA, ओके, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अच्छा, और अगर A का B के सापेक्ष वेग निकालना हो तो A का अगर B के सापेक्ष वेग निकालना है तो इसी कंसेप्ट का उल्टा हो जाएगा, ये VB माइनस VA हुआ और वस्तु A का B के सापेक्ष वेग तो ये VAB हो जाएगा, कितना आ जाएगा VA माइनस VB, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहां आप अप्लाई करें, देखें, जैसे मान लो ये था 60 की स्पीड में, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, और ये था 40 की स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर, तो A जो है वो B से तेज चल रहा है, तो A का B के सापेक्ष, तो जब B के सापेक्ष मतलब आप B में बैठे हो, A को देख रहे हो, ठीक है, आप B के सापेक्ष देखेंगे तो A जो है तेज चलता हुआ दिखेगा, तो तेज में वैल्यू 60 माइनस 40 करो, वैल्यू कितनी आई 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस की वैल्यू। अच्छा, B का A के सापेक्ष, तो आप अब कहां बैठे हो A में, आप तेज चल रहे हो, B वाला पीछे दिख रहा है और नालायक धीरे चल रहा है, तो हम कह देते हैं जी ये कितना आएगा 40 माइनस 60 माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां प्लस और माइनस बदल गया। वेग के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वेग की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में यहां आपेक्ष जो सापेक्ष वैल्यू जो है ये बदल जाती है, इसीलिए एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और एक है नेगेटिव। परिमाण दोनों का 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर जो भी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू सेम ही आएगी। अच्छा, अब वापस से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पेपर में, तो एक चीज ध्यान दें, जब दो ट्रेनें, दो कारें, दो बाइक, जब दो चीजें एक ही दिशा में चलती हो ना, तब तो उनके वेग ऐसे घट जाते हैं, माइनस करेंगे आप। आपकी बाइक 60 थी, आपके दोस्त की बाइक 40 थी, आपने घटा के अंतर बता दिया 20 का। लेकिन अगर दोनों उल्टा चल रहे हो, ऐसे एक 60 चल रहा है और एक 40 आ रहा है, और फिर ये 40 वाले से पूछते हैं हाँ भाई तेरा दोस्त कितना चला, तो हमें लगेगा ये बड़ा तेज भाग गया। आपने कभी भी ट्रेन में बैठे होंगे तो जब ट्रेन कोई क्रॉस करके जाती है तो आपको लगता है कि साथ वाली ट्रेन बड़ा तेज जा रही है, तो एक्चुअल में वो तेज नहीं जा रही, आप उस ट्रेन में बैठे बैठे उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हुआ ये कि दोनों के वेग जुड़ गए, तो अंदर बैठे हुए आपको वो वेग 40 या 60 नहीं पता लगेगा, आपको 100 का पता लगेगा। इसीलिए जब आप खुद 60 चल रहे हो और 40 वाले को देखते हो तो 40 वाला आपको ऐसे उल्टी दिशा में 100 की स्पीड में जाता हुआ दिखता है। तो ये चीज याद रखें, जब दो अलग अलग वस्तुएं, वापस से ध्यान रखना ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला होता है, जब दो इंडिविजुअल वस्तुएं, दो अलग अलग वस्तुएं एक दिशा में चलेंगी तो उनके वेग आपस में घटाए जाएंगे, और अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनके वेग आपस में जोड़े जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जैसे एक बाइक आपके पास, आपकी बाइक 60 आ रही है, आपके दोस्त की बाइक 40 आ रही है, तो आप अगर उसको देखेंगे तो आप कहेंगे जी 100 की स्पीड में इस दिशा में गया, वो आपको देखेगा तो वो भी यही कहेगा कि 100 की स्पीड में इस दिशा में गया। एक मान पॉजिटिव आएगा, एक मान नेगेटिव आएगा, लेकिन आएगा वैल्यू 100 ही। लेकिन अगर दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो एक 60 है एक 40 है, तो माइनस कर देंगे हम, कह देंगे एक तो 20 की स्पीड से आगे भाग रहा है और एक दूसरा कहेगा 20 की स्पीड से कम चल रहा है। एक चीज और, यहां अगर दोनों बराबर स्पीड में चले तो दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है, एक ही स्पीड, एक ही दिशा में चल रहे हैं, 20 की जो है जो स्पीड दोनों की 20 किलोमीटर पर आ रहा है, तो दोनों को माइनस करो, वैल्यू कितनी आई 0। इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो एक दूसरे को विराम अवस्था में देखेंगे, मान बदलता हुआ इनको प्रतीत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों की स्पीड बराबर है। स्पीड बराबर है तो घट गया वो 20 माइनस 20 0, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या रहेंगे, स्थिर में रहेंगे। तो ये चीज़ याद रखें। एक क्वेश्चन एग्जाम में मेरे को याद आ रहा है, किसी कंपटीशन में, जैसे शायद एसएससी में पूछा गया था कि एक आदमी खुद जो है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, बाइक पर चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और बाइक पर चलते चलते गोली चला रहा है,
गोली वो चला रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि गोली की स्पीड कितनी होगी, तो 5 तो बाइक की थी, गोली की जो है उसकी बाइक के साथ चली है, तो 5 बाइक की जुड़ेगी, 100 खुद की जुड़ेगी, 105 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। गोली की स्पीड 105 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, ये इंडिविजुअल हुई गोली, अब इकट्ठी एक साथ गोली अब चली, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखें। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। हालांकि ये आपेक्षिक वेग और थोड़ा सा जो है लंबा हो सकता है, लेकिन आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इजी पोर्शन है और इतना ही हमें इतने को पढ़ना है। गति का पोर्शन हमने यहाँ आज खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम गति के नियम शुरू करेंगे, बट बेसिकली वो गति के नियम जो है वो बल को बताते हैं। तो हमने अगला टॉपिक शुरू करना है बल को, और कंटिन्यूसली रहें, रेगुलर पढ़ते रहें। एक बार से अगर कोई क्लास मेमोराइज नहीं हो रही है तो उसको 2 बार 3 बार देखते रहें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।